हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं उसके बारे में, जो है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ये टॉपिक हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में, देखो शॉर्ट में आएगा तो एक क्वेश्चन आता है कॉन्जुगेशन इन प्रोटोजोआ लिखो, या फिर अगर लॉन्ग में आएगा तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ लिखने को आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया, कई सारे वीडियोस अपलोड किए गए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। तो वो अगर आप नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो, फिर आके ये सारे लेक्चर्स अटेंड करना, ठीक। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन आज हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, चलिए ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकर्स इन वेरियस वेज। जो प्रोटोजोआ होता है इसमें रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो कई तरीके से, जो प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप से रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। These are unicellular organisms that can reproduce both sexually and asexually। ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। इन दिस, मतलब प्रोटोजोआ में द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो क्या क्या रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो सकते हैं वो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब वी विल बी डिस्कस, हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे, बाइनरी, फ्यूजन, बडिंग, कॉन्जुगेशन के बारे में। एक और चीज़ सिंगैमी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यही सब आज हम लोग पढ़ना है। देखो इतना छोटा लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत लेंदी है, आप देखते जाओ कितना बड़ा है। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो में आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो इस टाइम डे टाइम में शूट कर रहे हैं। रात में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए इस टाइम डे टाइम में शूट कर रहे हैं, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, तो उसको आप लोग प्लीज़ 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 इग्नोर करना और अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देना, ठीक। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसको देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देखो ये बहुत ही ईजी है, लेंथी तो है ये टॉपिक, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, ये आप लोग मतलब छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज मोस्ट कॉमन मेथड of reproduction in which new organisms are formed without any formation and fusion of gametes। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन का, जिसमें ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही फ्यूजन होता है गैमेट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉट फॉर्म। इसमें ना मेल गैमेट फॉर्म होता है, ना ही फ्यूज होता है, ना मेल फीमेल गैमेट कुछ भी फॉर्म नहीं होता, कुछ भी फ्यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ reproduce asexually through process like binary fission, budding and multiple fission, in which the parental organism divide itself into separate parts to produce new organism। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी क्या नहीं होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कुछ भी गैमेट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन होगा, बर्डिंग होगा, मल्टीपल फिजन होगा, यही सब, मतलब एक पेरेंट रहता है, वो एक ही पेरेंट अपना ये सारे चीज़ें करता है। बाइनरी फिजन कभी कर लेगा, फिर कोई बर्डिंग करता है, कोई मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी बॉडी को फिजन करके डिवाइड कर लेता है, उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन का नाम दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पे तीन हम लोग को अलग अलग चीज़ पढ़ना है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बर्डिंग। तो चलिए इन तीनों को डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। तो ये रहा बाइनरी फिजन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यही करते हैं। ये सबसे सिंपल और इजी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिजन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स। मतलब एक सिंगल पेरेंट रहता है, वही डिवाइड होता है तो दो बना लेता है, इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कह देते हैं। बाइनरी फिजन कैन बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स विच डिपेंड अपॉन द स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ। देखो बाइनरी फिजन जो होता है ना, वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें ट्रांसवर्स की, तो जो अपना पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है।
अगर बाइनरी फिजन, अगर पैरामीशियम में अगर बाइनरी फिजन होता है तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें पता है कि 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ऐसा एक चीज़ है, ठीक है, अगर इसको हम लोग, कोई इतना मोटा चीज़ है, ठीक, इसको अगर हम लोग बीच से ऐसे फाड़ दें तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे तोड़ दें तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन। तो पैरामीशियम में होता है, क्या होता है, पैरामीशियम में जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। एग्जाम्पल दिया, इन अमीबा दिस डिवीजन विल रैंडम। देखो अमीबा में ना ये बाइनरी फिजन होता है तो रैंडम ही हो जाता है, कोई इसमें ये नहीं होता कहाँ से टूटेगा, ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, मतलब इसका कोई शेप ही नहीं होता है ना अमीबा का, तो जैसे मन करता है वैसे वो टूट जाता है, जहाँ से कोई सबस्ट्रेटम आके उससे या फिर कोई बड़ा चीज़ उससे आके टकराया तो वहीं से अमीबा टूट जाता है, ठीक है। लेकिन क्या इन पैरामीशियम इट विल बी ट्रांसवर्स डिवीजन, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब अगर बाइनरी फ्यूजन होना रहेगा तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है उस ऑर्गेनिज्म का, डीएनए रेप्लिकेट करता है। द जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट प्रोटोजोआ रेप्लिकेट। देखो जो पेरेंट रहता है उसका डीएनए या फिर न्यूक्लियस वो रेप्लिकेट होता है। नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियर डिवीजन। द रेप्लिकेटेड डीएनए सेपरेट्स इनटू 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियस में जो है जेनेटिक मटेरियल डबल हुए होते हैं तो फिर उनको सेपरेट होना है, डबल होते हैं इसीलिए क्योंकि उनको आधा होना रहता है फिर बाद में। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डबल हो गया है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, डबल होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन, सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, द साइटोप्लाज्म डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स ईच कंटेनिंग 1 न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म देखो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में बन गया न्यूक्लियस। अब फिर न्यूक्लियस को डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है उसका। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये होता है कि दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियस चले जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ रहता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद एक एक न्यूक्लियस दोनों में चले जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल। अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। अब बस इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हुआ है दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होना रहता है, तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है, ठीक। तो टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद ये होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, 2 न्यू प्रोटोजोआ आर फॉर्म्ड ईच जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच पेरेंट। अब जो 2 फॉर्म हुए रहते हैं ना वो दोनों एक तरीके एकदम सेम टू सेम एक ही दिखते हैं, क्योंकि वही डीएनए उसमें भी है, सेम टू सेम वही डीएनए इसमें भी, कुछ भी उनमें जेनेटिक एक्सचेंज या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं था, बस डिवाइड हुआ। क्या डिवाइड हुआ, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, डबल होने के बाद वो क्या हुआ, अलग हो गया, उसमें कुछ भी जेनेटिक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था अपना क्या, बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिजन भी कुछ अलग टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के बाइनरी फिजन होते हैं वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन 3-4 टाइप्स का यहाँ पे दिया हुआ है, 3 टाइप्स का। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, देखो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन क्या होता है। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है। डिवीजन इन एनी प्लेन, अगर किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाता है तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन इर्रेगुलर हो रहा। मान लो अमीबा की बात करें अगर हम लोग, तो अमीबा में कोई शेप या फिर साइज नहीं होता है, तो शेप उसका कुछ भी नहीं होता है, तो शेप नहीं होता है। अगर अमीबा यहाँ पे बैठा हुआ है, अमीबा है ना, तो उससे कोई भी बड़ा कोई भी मटेरियल आके टकरा गया या फिर पानी में अमीबा है उससे कोई पत्थर ही टकरा गया तो वहीं टूट जाता है, वो बिना शेप का टूटता है, ठीक है। तो इसका इर्रेगुलर में अमीबा आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में डिवीजन अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जैसा कि पैरामीशियम में हमने बताया था कि अगर ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसवर्स होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, जैसे कि यूग्लिना लंबाई में टूटता है यूग्लिना, ठीक। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन, डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। देखो यहाँ पे आप लोग को हमने इसके पहले एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, ग्रुप तो अभी भी है, उस पर नोट्स शेयर किए जा रहे थे।
तो नोट्स शेयर किए जा रहे थे तो बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ ले रहे थे और क्लास नहीं ले रहे थे, ठीक है, यूट्यूब का क्लास नहीं देख रहे थे। तो बहुत बच्चे होशियारी कर रहे थे, इसलिए अब हम नोट्स से ही पढ़ेंगे। आप वीडियो पूरी देखना, ठीक, वीडियो को स्किप मत करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, ठीक है। इस नोट्स को देखो कितना इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया गया है। हमें नहीं लगता, शायद ही हमें, मतलब आपको पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इजी नोट्स है। इससे ज़्यादा इजी आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक। तो देखो कितने इजी लैंग्वेज में सारे नोट्स बनाए गए हैं यहाँ पे। भाई एक बार और रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन इज एन asexual reproduction method in which a single parent cell divide into many daughter cells। तो जैसे बाइनरी फिजन था, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहे थे, वैसे मल्टीपल फिजन है, इसमें एक सेल मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक सेल मतलब दो में ना होके बल्कि 4-5 में हो जाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक। इसका भी प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहले स्टेप में। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट प्रोटोजोआ डिवाइड मल्टीपल टाइम्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई। अभी आपको इसके बाद डायग्राम दिखा देंगे, डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ भी सब क्लियर हो ही रहा है आप लोग को। देखो द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना मल्टीपल फिजन में, सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है हर किसी डिवीजन में। तो न्यूक्लियस इसमें मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब वहाँ पे बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस बस एक ही बार डिवाइड हो रहा था, एक बार डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना रहा था। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा, जिससे मल्टीपल न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक। माइटोसिस के थ्रू ही वो डिवाइड होता है, उसमें कोई मियोसिस नहीं होता। मियोसिस किस में होता है? मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, माइटोसिस एसेक्सुअल में होता है, ठीक है। तो माइटोटिकली डिवाइड होंगे, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कई सारे न्यूक्लियस बनने के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो साइटोप्लाज्म क्यों नहीं डिवाइड होगा? ये किसी से कम है क्या? किसी से कम नहीं है। तो साइटोप्लाज्म सराउंड ईच न्यूक्लियस रिमेनिंग फॉर्मिंग मेनी स्मॉल डॉटर सेल। देखो अब क्या करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस डिवाइड हुआ रहता है उसके पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सबके पास आ जाता है, तो मतलब वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में होता है रिलीज ऑफ डॉटर सेल। देखो ये जो रहते हैं ना, अब सिर्फ ये बड़े वाले सेल्स का साइटोप्लाज्म बस डिवाइड होना रहता है। साइटोप्लाज्म बस फटेगा ना तो सारे के सारे क्या होंगे, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, सेल मेम्ब्रेन जब फटेगा तो जितने भी अंदर सेल्स बने हुए रहते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। रिलीज ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक। द पेरेंट सेल वॉल और मेम्ब्रेन रप्चर। देखो पेरेंट का जो सेल वॉल होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम लोग, वो रप्चर होता है यानी कि फटता है। रिलीज ऑल डॉटर सेल, अब जितने भी फटने के बाद जितने भी डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं बाहर। चलो एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, मतलब मान लीजिए इसका मल्टीपल फिजन का कहने का ये मतलब था, एक ये है सेल कोई भी, ठीक है। अब इसमें एक न्यूक्लियस था, ठीक है। अब एक न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड हुआ, माइटोटिकली डिवाइड हुआ मल्टीपल टाइम्स, कई सारे न्यूक्लियस बना लिए, ठीक। अब न्यूक्लियस बनाने के बाद इसमें साइटोप्लाज्म भी थे। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, एनडी हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म, इतने ये जो देख रहे हो आप लोग ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म। अब इस सेकेंड स्टेप में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा कि बाहर आ जाएगा, डिवाइड होने का ये मतलब है, साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं कहीं हल्के हल्के जगह पे, कहीं कहीं इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा आके। अब यहाँ पे कैसे इकट्ठे होते हैं, मान लो ये एक सेल, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये तीसरा न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा सेल है, ये चौथा न्यूक्लियस है, ये पांचवा न्यूक्लियस है। अब इसमें जो साइटोप्लाज्म थे ना, भरे पड़े थे साइटोप्लाज्म, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास पास ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास पास, ये न्यूक्लियस जितने बनाए इसके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास सारे साइटोप्लाज्म क्या हुए, आ गए, मतलब ये छोटे छोटे सेल्स बन गए ना, यहाँ पे सेल्स बन गए। अब क्या होता है कुछ देर बाद, कुछ थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये बड़ा वाला जो पेरेंट सेल था ना, इसका ये जो है क्या बोल देंगे इसको, बोलते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद जितने भी ये सेल्स, छोटे वाले सेल्स बने हुए होते हैं वो क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं और फिर एक नया सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मल्टीपल फिजन। थर्ड स्टेप रिलीज ऑफ डॉटर सेल, मतलब जितने अंदर बने हुए थे वो सारे रिलीज हो गए। अब इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और एक चीज़ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख लो क्या है,
मल्टीपल फिजन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। देखो ये जो मल्टीपल फिजन होता है ना, बाइनरी फिजन ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है। नहीं होता इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडीशन है, एक यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, कोई प्रोटोजोआ है, तो इस प्रोटोजोआ में अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या फिर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में ठंडी पड़ने लगी, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये सब काम करते हैं। बचाने के लिए ये करते हैं कि न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म वगैरह खूब डेंस हो जाते हैं। डेंस होने के बाद सारे पास पास आ जाते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बाद वो डिवाइड होने लगते हैं उसी में। फिर डिवाइड होने के बाद जब अच्छा कंडीशन आता है, मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन था तो ये सब बना लिए, लेकिन जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये होता है रप्चर, तब जाके ये बाहर आते हैं। ये जो अंदर की प्रोसेस हुई रहेगी ना, वो सारी अनफेवरेबल कंडीशन में हुई रहेगी, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद जितने भी सेल्स रहते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, क्या पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट है एडवांटेज, मतलब मल्टीपल फिजन का एडवांटेज क्या है। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ शॉर्ट टाइम। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में तो होता है, लेकिन क्या होता है, इसका एक फ़ायदा ये है कि छोटे कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा अपना सेल्स बना लेते हैं, कई सारे ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये पेरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड हुआ, मेनी न्यूक्लियाई कंटेंट इन अ सिस्ट, और ये फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये सारे, इसका साइटोप्लाज्म जो है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हुआ, और जितने भी सेल्स बने हुए अंदर वो सब बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना जो है वो है बडिंग। देखो यहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी आपको बताया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो वैसे भी ये स्टेप बहुत ही इजी है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और देखो भाई, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से माफ़ कर दो, रात में वीडियो बनती हो तो सही रहता है, ठीक, लेकिन इस टाइम दिन है तो आएगी आवाज़, तो आएगा ही, उसे आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग इज़ अ एसेक्सुअल मेथड। आपको सबको पता है कि बडिंग क्या है, एसेक्सुअल है, विच इज़ अ स्मॉल आउटग्रोथ इन विच, जिसमें कि क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बड कहते हैं, ठीक है। डेवलप ऑन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ग्रो एंड देन सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। देखो वो बनने के बाद ग्रो होता है, अब सेपरेट होता है। देखो क्या मतलब इसका क्या रहा है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, सेल है। अब ये सेल क्या किया, ये भी जो होता है ना, क्या होता है, ये कोई सेल है। अब इस सेल में जब बडिंग होना रहता है तो एक छोटा सा आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकलता है। जैसे आप लोग फ्लावर देखे हो ना, फ्लावर में सबसे पहले क्या बनता है, बड बनता है। वो बड से ही वो चल के बड़ा फ्लावर बन जाता है, फ्लावर में सीड बनता है, सीड से एक नया प्लांट बन जाता है। यहाँ पे एक सेल था, सेल में थोड़ी सी बडिंग हुई, कुछ भी बडिंग, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही बडिंग होता है। तो कुछ भी अगर उनमें थोड़ी भी दिक्कत आती है तो वो बड बना लेते हैं। बड बनाने के बाद क्या करता है, अभी ये बड जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बड क्या करता है, ग्रो करता है, पूरा न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, फिर ग्रो करता है। अब जब अपना पूरा लिमिट तक ग्रो कर लेता है तो उसके बाद ये इस पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, ठीक है। अब अलग होने के बाद सेम वही करता है, क्या, नया सेल बना लेता है। जैसा कि इसमें होने के बाद सबसे पहले क्या होता होगा, इसमें भी सबसे पहले वही हुआ होगा, इसका जो पेरेंट सेल था इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ होगा। इसमें 2 न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है बड में, और थोड़ा साइटोप्लाज्म बड में चला जाता है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो चला ही गया, अब क्या दिक्कत है, अब ये तो अपना काम कर ही लेगा। तो अब खुद ये ग्रो होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद यहाँ से निकल जाता है, वो अलग बना लेता है। तो उसी को हम लोग को देखना है क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है। बड फॉर्मेशन, सबसे पहले बड का फॉर्मेशन होगा, अ स्मॉल बल्ज और बड और आउटग्रोथ अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के सरफेस पे आपको अपीयर होगा, दिखाई देगा, क्या, कोई बड दिखाई देगा या फिर आउटग्रोथ दिखाई देगा। अब उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जो सेल रहता है, मेन सेल या फिर पेरेंट सेल बोल सकते हो, उसमें न्यूक्लियस का डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में बनेगा, फिर इससे न्यूक्लियस चला जाता है बड में। द न्यूक्लियस डिवाइड एंड 1 न्यूक्लियस मूव टू द बड। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस बड में मूव कर देता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बड। द बड इन लार्ज, मतलब बड क्या होता है, बड़ा होता है, डेवलप करता है और उसका साइटोप्लाज्म वगैरह ऑर्गेनेल सब बना लेता है इसमें। जैसा कि समझो यहाँ पे
क्या करता है, ये कोई सेल है, इसमें बड बना, बड इसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल है, इसमें थोड़ा सा बड बनता है, फिर इसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद 2 बन जाता है। अब इसमें इसका न्यूक्लियस 2 बनने के बाद एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस हुआ, इसका साइटोप्लाज्म भी हो जाता है, फिर ये क्या करता है, अपना ग्रो करते करते डेवलपमेंट करता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या करता है, ये इसके बॉडी से निकल के अपना अलग सेल बना लेता है, ठीक। तो देखो इसमें बहुत जल्दी जल्दी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इन सबको पहले से जानते हो, ठीक। बस ये रिकॉल करने की ज़रूरत है आपको, ठीक। और हाँ, वही सब रिकॉल कर रहे हो, बहुत सारा जानती हो पहले से, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। नेक्स्ट है जो स्टेप होता है वो सेपरेशन का होता है। जैसे बड बन गया, बड का ग्रोथ होने के बाद बड क्या होता है, पेरेंट सेल से सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद क्या होता है अभी बताया जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ बड डिटैच फ्रॉम द सेपरेशन द बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट टू लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब पेरेंट से वो बड अलग हो जाता है और अपना कार्यक्रम क्रियाक्रम जो भी होता है वो खुद इंडिपेंडेंटली करने लगता है। इसके एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा में कॉमन सबसे ज़्यादा यही होता है, बडिंग होता है, लेकिन ये हाइड्रा तो प्रोटोजोआ है नहीं, तो इसमें इसका प्रोटोजोआ का जो होता है एग्जाम्पल वो आर्सिला होता है और फिलोटा होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटोजोआ है और हाइड्रा प्रोटोजोआ नहीं है। तो ये था अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो ये थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इसमें कवर कर दिया गया है, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी नहीं। बस आपको ये वीडियो क्या करना है, बस यहाँ से देख के समझते रहो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को देख देख के अपनी कॉपी में छापते रहो, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी से देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 गैमेट्स मेल और फीमेल और देयर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यही होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फ्यूज होगा, कुछ फ्यूज होगा, तब उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें जो आप लोगों ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें 2 ऑर्गेनिज्म का जरूरत नहीं पड़ रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर शॉर्ट में आएगा ना, तो ये एक आता है बहुत अच्छा, ये कॉन्जुगेशन, इन लोग का फेवरेट जो होता है वो होता है कॉन्जुगेशन, ठीक। तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशली नॉन कोड डेटा में जो आपका आएगा, अगर शॉर्ट में आए तो देख लेना, कॉन्जुगेशन जरूर से आएगा आपके एग्जाम में, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये तो आता ही है, लॉन्ग में भी आता है रिप्रोडक्शन, लेकिन कॉन्जुगेशन शॉर्ट में जरूर आता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। क्या होता है इसमें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो कॉमन टाइप्स के कुछ होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो वो देख लिया जाए। सिंगैमी होता है, कॉन्जुगेशन होता है, ऑटोगैमी होता है, पेडोगैमी होता है, ठीक। तो ये सब है प्रोटोजोआ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चार टाइप से होते हैं। तो चलिए एक एक करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो आपका कॉन्जुगेशन है। तो आप कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, कॉन्जुगेशन को जरूर पढ़ के जाना। यहाँ पे कॉन्जुगेशन देख लो, ठीक है। तो चलिए सिंगैमी देखते हैं। तो सिंगैमी इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 गैमेट्स मेल एंड फीमेल विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिफरेंट फ्यूज कम्प्लीटली टू फॉर्म जाइगोट। देखो इसमें क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अब वो गैमेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे सिंगैमी के कई टाइप्स दिखाए जाएंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सिंगैमी के, तो वो अभी बात किया जाएगा, लेकिन पहले देखो क्या बात करें। The nucleus of male and female gamete fuse which is known as synkaryon। देखो जब न्यूक्लियस अगर फ्यूज होता है, मेल और अगर गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट का जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो तब उन्हें हम लोग कहते हैं सिंकैरियन। जैसे कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, सिंग का मतलब फ्यूजन, ठीक है। जब फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं सिंकैरियन। अब देखो प्रोसेस कैसे होता है सिंगैमी का। तो सिंगैमी का प्रोसेस कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में होता है गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेट पहले फॉर्म होता है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। गैमेट पहले फॉर्म होगा, तो गैमेट आर फॉर्म्ड बाय पेरेंट ऑर्गेनिज्म
बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। देखो हमने बताया था पहले ही कि माइटोसिस किस में होता है, एसेक्सुअल में, और मियोसिस किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है, माइटोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस एसेक्सुअल में कभी नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे में बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिफरेंट। ये तो पता ही है कि मतलब जो गैमेट होंगे वो सिमिलर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, गैमेट फ्यूजन। पहला स्टेप क्या था, गैमेट फॉर्म हुआ, फिर गैमेट बनने के बाद फ्यूज होगा वो। टू कॉम्पैटिबल गैमेट मीट एंड फ्यूज। दो गैमेट क्या होंगे, मिलेंगे और फिर फ्यूज होंगे, गैमेट्स का न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ठीक है। फर्स्ट प्लाज्मोगैमी अकर्स, पहला प्लाज्मोगैमी अकर्स होगा। प्लाज्मोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, पहले फ्यूज़न होता है तो साइटोप्लाज्म का होता है। अगर डिवीज़न होना रहता है तो सबसे पहले किसका डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। लेकिन अगर फ्यूज़न होना रहेगा तो फ्यूज़न सबसे पहले होगा साइटोप्लाज्म का, देन कैरियोकाइनेसिस। देखो गैमेट फ्यूज़न हुआ, गैमेट फ्यूज़न में पहले क्या होता है, पहले प्लाज्मोगैमी होता है, मतलब पहले साइटोप्लाज्म मिलते हैं, फिर जाके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब जब न्यूक्लियस फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाते हैं। तो ये रहा जाइगोट फॉर्मेशन। द फ्यूजन रिजल्ट इन डिप्लॉयड जाइगोट, क्योंकि वो सारे हेप्लॉयड थे, क्या होते हैं गैमेट क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं। अब हेप्लॉयड जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, फर्दर डेवलपमेंट। अब जाइगोट जैसा कि ह्यूमन में भी आप लोग पढ़े हो, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। मतलब एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट जब बना रहता है उसके मल्टीपल डिवीजन या फिर डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे दिया है द जाइगोट मे डायरेक्टली ग्रो इनटू अ इंडिविजुअल और मे अंडरगो मल्टीपल डिवीजन बिफोर डेवलपमेंट। ठीक, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जाइगोट बनने के बाद या तो वो और डेवलप करता है, जाइगोट और डेवलप करता है, या फिर जाइगोट डायरेक्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसका मतलब वही था। ठीक, तो अब देखते हैं टाइप्स क्या है सिंगैमी के। तो सिंगैमी के टाइप्स देखते हैं। तो सिंगैमी के आपको यहाँ पे 3 टाइप्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आइसोगैमी, नेक्स्ट है एनाइसोगैमी एंड थर्ड है ऊगैमी। देखो यहाँ पे उसके शेप और साइज के आधार पे बताया गया है कि सिंगैमी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो आइसोगैमी का मतलब ये है कि गैमेट, जब 2 गैमेट सिमिलर रहेंगे, जब 2 गैमेट फ्यूज कर रहे हैं अगर सिंगैमी में, तो अगर दोनों गैमेट सिमिलर हैं तो उसे कहेंगे क्या, आइसोगैमी। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोसिस्टिस जो होता है उनमें क्या होता है, आइसोगैमी होता है। नेक्स्ट है एन आइसोगैमी। तो एन आइसोगैमी में इसका उल्टा हो जाता है कि गैमेट डिफरेंट इन शेप और साइज। गैमेट क्या होता है, शेप साइज में डिफरेंट होते हैं। जो छोटा वाला गैमेट रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा वाला गैमेट को मेल गैमेट कहेंगे और बड़े वाले को फीमेल गैमेट कहेंगे। जैसा कि हम लोगों ह्यूमन में आप लोग बताओ, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि ह्यूमन में आइसोगैमी होता है कि एन आइसोगैमी, ये आपके लिए आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। तो ह्यूमन में आइसोगैमी होता है कि एन आइसोगैमी होता है, ये जरूर बताइएगा। इसका एग्जाम्पल अगर प्रोटोजोआ में बात करें तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊगैमी। तो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ये स्पर्म, ये गलत है, ऊगैमी का यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया गया है। तो ऊगैमी का मतलब ये है कि जब दोनों अगर बड़े और छोटे तो रहेंगे लेकिन दोनों नॉन मोटाइल रहते हैं। ठीक, इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रहते हैं जो दोनों नॉन मोटाइल रहेंगे। ठीक है, तो उसको ऊगैमी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स में ऊगैमी होता है। ठीक, तो इसका डायग्राम आप लोग देख लो, सिंगैमी का डायग्राम ऐसे होता है। तो सिंगैमी का डायग्राम देखते देखते एक बात और आपको बता दें कि ये वीडियो अगर अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करो, मतलब जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उन क्लासमेट्स से शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स मिल सके। देखो इतना इजी नोट्स आपको शायद कहीं मिले, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि उनका कुछ हेल्प हो जाए और साथ में ही मेरा भी हेल्प होता रहे। ठीक है, तो चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देखते हैं, कॉन्जुगेशन इन प्रोटोजोआ। जो कॉन्जुगेशन इन प्रोटोजोआ है ये हमने पहले भी बताया था कि ये आता रहता है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन इन प्रोटोजोआ भी पूछ लेता है शॉर्ट नोट करके या फिर वेरी शॉर्ट में, कहीं ना कहीं तो पूछता जरूर है कॉन्जुगेशन। ठीक, तो इसको और ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्जुगेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है
More accurately, it is a genetic exchange where two individuals of same species temporarily join to exchange nuclear material leading to the genetic variation. अब इसका कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग जेनेटिक एक्सचेंज कहते हैं. जो कंजुगेशन होता है ना, ये इसमें मतलब जेनेटिक एक्सचेंज होता है. एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में चला जाता है. बस इतना ही मतलब था इसका कहने का. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉमन इन सीलिएट प्रोटोजोआ. जो ये एग्जाम्पल ये जिसमें कॉमन होता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम. जो सीलिएट्स होते हैं ना, सीलिएट्स में ये कॉमन होता है. ये मोस्ट ये एकदम कॉमन तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैरामीशियम. चलो अब देखो प्रोसेस इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में ये प्रोसेस होता तो होता कैसे है? तो चलिए, फर्स्ट है पेयर फॉर्मेशन. अब क्या होता है कि पेयर फॉर्म करते हैं. अब इसका डायग्राम यहाँ पे पढ़ लो, बस इसका डायग्राम अभी पीछे बताएंगे. वो बहुत ही अच्छा डायग्राम, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले क्या होता है? पेयर फॉर्म जो होता है, उन दोनों का दो ऑर्गेनिज्म पास पास आते हैं और उनके बीच में कनेक्शन बनता है. बिना दो ऑर्गेनिज्म के पास आए नहीं बनता. चलो पहले डायग्राम ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है? तो चलो ये है डायग्राम. किसका डायग्राम? कॉन्जुगेशन का. तो सबसे पहले देखो दो ऑर्गेनिज्म, ये दो पैरामीशियम जो थे वो दोनों पास पास आ गए. बिना पास पास आए क्या नहीं होगा? कॉन्जुगेशन नहीं होता. ये दोनों पास पास आए, चिपक गए. और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइटोपाइस. साइटोपाइस के थ्रू ही यहाँ पे साइटोस्टोम, ये जो साइटोस्टोम यहाँ पे माउथ लाइक दिख रहा है ना, माउथ लाइक, यहीं से ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अटैच होते हैं. तो ये रहा क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस. और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये है माइक्रोन्यूक्लियस. अब इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है. मियोसिस होने के बाद जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ना, माइक्रोन्यूक्लियस में मियोसिस होता है, ठीक है? और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें आपको कि जो पैरामीशियम होता है इसमें सेल डिवीजन में भाग सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस का लेता है. ये रिप्रोडक्शन में मैक्रोन्यूक्लियस का कोई काम नहीं होता, सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस का काम होता है, ठीक है? तो इसमें माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस करते हैं. मियोसिस करने के बाद 4 माइक्रोन्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक. अब दोनों चिपके हुए ही हैं साइटोस्टोम के थ्रू, ये दोनों चिपके हैं. ये रहा मैक्रोन्यूक्लियस और ये बने माइक्रोन्यूक्लियस. किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू. सिर्फ मियोसिस किस में हो रहा है? माइक्रोन्यूक्लियस में हो रहा है, मैक्रो में नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट जो है ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 बने हैं इसमें से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे. 3 माइक्रोन्यूक्लियस वो डीजेनरेट हो जाएंगे. देखो यहाँ पे 3 माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो रहे हैं और एक जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है? वो फिर से डिवाइड होता है. फिर से डिवाइड मतलब फिर से माइटोसिस करके 2 बन जाता है. एक जो बचा हुआ है ना, ये माइटोसिस का ये दूसरा बन गया और ये तीनों क्या हो रहे हैं? ये डीजेनरेट होने जा रहे हैं. अब ये जो इसमें ये होता है, एक बड़ा रह जाता है और एक जो डिवाइड हुआ रहता है वो छोटा रह जाता है. तो छोटे वाले को हम लोग मेल न्यूक्लियस कहते हैं और बड़े वाले को क्या कहते हैं? फीमेल न्यूक्लियस कहते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सब जो ये आप लोग देख रहे हो न्यूक्लियस वो डीजेनरेट हो जाएंगे और इसमें जो बने हुए हैं एक इसमें चला जाएगा और इसका एक इसमें आ जाएगा. कौन सा आएगा? जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है, मेल गैमेट जो होता है, वो क्या करता है? वो ये इसका वाला इसमें चलाएगा और इसका वाला इसमें चलाएगा. यहाँ पे देखो एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, मेल न्यूक्लियस एक्सचेंज, मेल न्यूक्लियस एक्सचेंज होते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो बने थे 3 जो पहले से थे वो डीजेनरेट पूरे के पूरे हो गए, ठीक. तो यहाँ पे देखो एक माइक्रो न्यूक्लियस बचा और ये क्या हुआ? यहाँ पे जाने के बाद ये माइक्रो न्यूक्लियस जब इधर गया, इसका इधर आया, तो जाने के बाद क्या करता है? इसका वाला आके इसमें इससे फ्यूज़ हो जाता है फीमेल न्यूक्लियस से, ठीक है? फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है और इसका वाला जाके इस फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाता है. अब जो न्यूक्लियस बनता है उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट न्यूक्लियस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जब दोनों एक्सचेंज जब न्यूक्लियस एक्सचेंज होने के बाद, फ्यूज़ होने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं. देखो सेपरेट हो गए ना, दोनों सेल्स सेपरेट हो गए. अब इनके पास एक माइक्रो न्यूक्लियस बचा, एक माइक्रो न्यूक्लियस बचा. अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूक्लियस को जाइगोट न्यूक्लियस कहेंगे क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस क्या हुए थे? फ्यूज़ हुए थे, ठीक. अब इसमें देखो आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि ये जो बना हुआ था जाइगोट न्यूक्लियस, अब ये जाइगोट न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस करेगा, ठीक है? जाइगोट न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस किया. अब इनको क्या कहेंगे हम लोग? एक्स कॉन्जुगेंट. मतलब ये कॉन्जुगेंट थे, जब 2 चीज़ मिले हुए थे यहाँ पे
दो ऑर्गेनिज्म जब मिले थे तो इनको कॉन्जुगेंट्स कहते थे। अब जब दोनों सेपरेट हो गए तो वो एक्स कॉन्जुगेंट्स हो गए, क्योंकि पहले थे एक्स हो गए ये, अब ठीक है एक्स कॉन्जुगेंट्स। अब एक्स कॉन्जुगेंट्स का जो ये जाइगोट न्यूक्लियस है वो क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होगा। 3 बार डिवाइड होने के बाद 8 माइक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। 3 बार डिवाइड होने के बाद क्या होगा, 8 माइक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 4 जो होंगे, मतलब 8 बने हुए रहेंगे, इसमें से 4 जो होंगे वो मैक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। 4 जो छोटे ही रहेंगे और 4 बड़े बड़े हो जाएंगे। एक की बात करें, अगर ये था 3 बार डिवाइड किया, 3 बार क्या किया, 3 बार माइक्रो न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियस जाइगोट जो है, जाइगोट न्यूक्लियस जो है 3 बार डिवाइड करने के बाद 8 सेल्स बना लेता है, ठीक है। 8 सेल्स बनाने के बाद क्या होगा, 8 सेल्स उसमें रह नहीं जाएंगे। 8 सेल्स बनाए, देखो 8 सेल्स बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 जाइगोट न्यूक्लियस बनाया था, ये जो था एक जाइगोट न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करने के बाद 8 सेल्स बनाए, 8 न्यूक्लियस बनाया, तो 8 न्यूक्लियस में 4 जो होता है वो जल्दी जल्दी एक्सेसिव ग्रोथ करके 4 मैक्रो न्यूक्लियस बन जाता है और 4 छोटे ही रह जाते हैं। जैसे 8 सेल बनाए थे तो 8 में 4 क्या हुआ, 4 में ज़्यादा ग्रोथ हुई, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और वो मैक्रो न्यूक्लियस मतलब बड़े वाले न्यूक्लियस बने और 4 छोटे ही रह गए। तो अब छोटे वाले में से क्या करेंगे, छोटा वाला जो है उसमें से 3 फिर डीजनरेट हो जाएगा। अब देखते रहना ध्यान से, बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं बन रहे, ये तो मेरे समझ नहीं आता, मतलब जब बिगड़ना ही रहता तो बनते क्यों हैं, ठीक है। तो ठीक, इसमें बनते हैं तो प्रोसेस पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो 3 बने हुए हैं इसमें 4 थे ना, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 फिर डीजनरेट हो जाएगा और क्या बनेगा, फिर एक बस बचा रहेगा। तो डीजनरेट होने के बाद एक बचा है, तो एक जो बचा रहेगा वो फिर डिवाइड करेगा, ठीक। जो अभी इसको छोड़ दो क्योंकि ये दूसरा वाला जो है, ये वाला इसका ही बन गया है, तो इसको अभी इग्नोर करो आप लोग, क्योंकि ये जो बना रहा है सेम इसका ही प्रोसेस इसके साथ भी होगा। तो अब हम लोग एक को देखते हैं कि ये 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा है तो वो क्या करा, माइटोसिस करा। एक बार माइटोसिस करा तो एक सेल एक्स्ट्रा बनाया, मतलब एक माइटोसिस किया तो 2 न्यूक्लियस बन गया। अब ये 4 ही है, इनमें कुछ नहीं हुआ, मैक्रो न्यूक्लियस में कुछ भी नहीं हुआ। इसका 3 डीजनरेट होने के बाद एक बचा था, तो एक क्या किया, एक बनाया, क्या बनाया, एक बनाया अपना माइटोसिस किया और एक और अपना कॉपी बनाया। तो कॉपी बनाया तो 2, ये जो सेल था ना ये 2 में डिवाइड होगा, आपको दिख रहा होगा। इसका 3 तो मान लो 3 ये डीजनरेट कर दो। अब एक बचा है तो एक अपना कॉपी बनाता है, ठीक है। एक कॉपी बनाया तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब 2 न्यूक्लियस बनने के बाद ये सेल ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद क्या करता है, एक इसमें चला आता है, जैसा कि यहाँ पे देखो एक बचा है ना, तो एक बनाया तो एक और बना होगा माइटोसिस के बाद। तो बनने के बाद एक यहीं रहे, एक इसमें चला जाएगा और एक जो बना हुआ है वो इसमें चला जाएगा। देखो यहाँ पे 4 थे तो 2 मैक्रो न्यूक्लियस इसमें आएंगे, 2 मैक्रो न्यूक्लियस इसमें आएंगे, और ये जो डीजनरेशन के बाद एक माइटोसिस किया था एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये जो है इसमें 2 हैं, फिर ये वाले माइटोसिस करेंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको माइक्रो न्यूक्लियस, ये फिर माइटोसिस करेंगे, अपना एक कॉपी बनाएंगे। अब एक सेल माइटोसिस किया तो एक माइक्रो न्यूक्लियस बनाया। अब ये माइटोसिस नहीं करता है, देखो हमने बताया था पहले भी कि मैक्रो न्यूक्लियस कभी भी माइटोसिस नहीं करता, डिवाइड नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये माइक्रो न्यूक्लियस से ही बना होता है, खुद अपना कुछ काम नहीं करता है। अब जब बड़ा होने के बाद ये काम नहीं करेगा, देखो बड़ा हो गया ना, अब डिवाइड नहीं करेगा। ये कौन सा डिवाइड हो रहा है, छोटा वाला डिवाइड हुआ, 2 हुआ, 2 होने के बाद 2 माइक्रो न्यूक्लियस होने के बाद ये भी 2 है, ये भी 2 होने के बाद 2 अलग अलग सेल्स बना लेते हैं, जिसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस इसमें चलाता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस इसमें, फिर एक मैक्रो न्यूक्लियस इसमें, एक मैक्रो न्यूक्लियस इसमें, 2 सेल्स बना लेते हैं। अब ये वाला जो हुआ ये भी अपना एक मैक्रो, 2 मैक्रो हैं तो एक अपना ये माइटोसिस किया तो एक और बनाया, फिर एक इसमें भेज देता है। तो ये रहा अपना कॉन्जुगेशन पूरा का पूरा कंप्लीट। तो ये क्या था, ये कॉन्जुगेशन का डायग्राम है, आप लोग देख लो और अच्छे से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम एकदम यही बनाइएगा, देखो। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थ्योरी में क्या क्या है, बस यही थ्योरी भी यही सब पढ़ना है आपको जो यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी थ्योरी देख लेते हैं। देखो पहला में क्या था, पेयर फॉर्मेशन हुआ था, 2 कंपेटिबल पैरामीशियम कम क्लोजर साइड बाय साइड ज्वाइन एट द ओरल ग्रुप। जैसे ओरल ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे थे, जैसा उसका माउथ था तो माउथ के रीजन से वो क्या हुए थे, अटैच हुए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ के रीजन को क्या कहते हैं, साइटोस्टोम। तो साइटोस्टोम से वो ज्वाइन हुए थे, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। बोथ द ऑर्गेनिज्म दैट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन नोन एज कॉन्जुगेंट। जैसे दोनों ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में उनको कॉन्जुगेंट्स कहेंगे।
नेक्स्ट मियोसिस ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस। तो माइक्रोन्यूक्लियस में मियोसिस होता है। ईच माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो डिवाइड होने के बाद 4, एक अगर मियोसिस होता है तो एक क्या करता है, एक 4 बनाता है, 4 एक सेल 4 सेल बनाता है। वैसे ही एक न्यूक्लियस में मियोसिस होगा तो एक न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बनाएगा। नेक्स्ट है तो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। जो एक ही न्यूक्लियस सिर्फ काम का बचता है, फिर 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 of 4 डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट। जैसा कि यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस में मियोसिस होने के बाद 4 बना था, 4 में से 3 क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, मतलब मर गए और सिर्फ एक ही बचा। ओनली 1 माइक्रोन्यूक्लियस जो कि क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि उसमें मियोसिस हुआ रहेगा, इसलिए हैप्लॉइड होगा। रिमेन इन ईच इंडिविजुअल, जो दोनों इंडिविजुअल रहेंगे, कॉन्जुगेंट्स रहेंगे, उनमें एक माइक्रोन्यूक्लियस पर हैप्लॉइड बचेगा, बाकी 3 के 3 क्या हो जाएंगे, दोनों में 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्या है, माइटोसिस ऑफ रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस। अब जो एक ही बचा है उसमें क्या होगा, एक बचा है तो डिवाइड तो करना है, उसमें फिर माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब सेम कॉपी बनाते हैं अपना। 1 रिमेनिंग हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। देखो जो एक बचा हुआ रहता है वो क्या करता है, वो माइटोसिस करके एक और अपना कॉपी बनाता है। 1 इज स्मॉल, एक छोटा रह जाता है जिसको हम लोग मेल न्यूक्लियस कहते हैं, और एक बड़ा रहता है जिसको हम लोग फीमेल न्यूक्लियस कहते हैं। अब मेल वाला ही क्या करता है, एक्सचेंज होगा, मतलब एक मेल दूसरे वाले में, मेल जो न्यूक्लियस बना रहेगा वो दूसरे वाले में चला जाएगा। 5th स्टेप में एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई। जो माइक्रोन्यूक्लियाई बने हैं वो क्या होंगे, एक से निकल कर दूसरे में, दूसरा वाला का पहले में चला जाएगा। 1 मेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर, मतलब ये अपने पार्टनर में निकल के चला जाता है थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। उनमें एक छोटा सा ट्यूब बनता है, ट्यूब के रास्ते ही मान लो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिज्म 2 चिपके हुए हैं ना, 2 ऑर्गेनिज्म अगर बनाए गए हैं तो इनके बीच में एक छोटा सा कनेक्शन बनता है। इस कनेक्शन को कहते हैं, इसी के रास्ते इसमें से इसमें जेनेटिक मटेरियल जाएगा और इसके वाले में से इसमें आएगा। इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, या फिर इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, या फिर कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहेंगे। इसी रास्ते क्या होंगे, कॉन्जुगेट, जब ट्यूब या फिर ब्रिज बनेगा नहीं तब तक न्यूक्लियस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज के लिए क्या बनता है, ब्रिज बनता है। ईच पैरामीशियम नाउ हैज़ 1 रिटेन्ड न्यूक्लियस एंड 1 रिसीव्ड न्यूक्लियस। देखो अब दोनों पैरामीशियम के पास क्या रहेंगे, एक खुद का न्यूक्लियस रहेगा और दूसरा जो आया हुआ है वो न्यूक्लियस रहेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फ्यूज़न होगा। तो जो न्यूक्लियस गए रहेंगे एक दूसरे में उनका फ्यूज़न हो जाता है। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इनसाइड ईच इंडिविजुअल फ्यूज एंड फॉर्म अ हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस। देखो जो दोनों में गए रहते हैं, ट्रांसफ़र हुए रहते हैं, एक्सचेंज हुए रहते हैं, उनका क्या होता है, जाते हैं, मान लो पहले वाले का माइक्रोन्यूक्लियस दूसरे में गया था, दूसरे वाले का पहले में आया था, तो आने के बाद क्या होंगे, वो फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट न्यूक्लियस उन्हें हम कहते हैं। जब न्यूक्लियस फ्यूज जाते हैं तो उनको कहते हैं जाइगोट न्यूक्लियस। नेक्स्ट 7th स्टेप में क्या होता है, माइटोसिस ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस। जो जाइगोट न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, फ्यूजन के बाद एक ही बन जाता है ना, तो वो क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। अब नाउ जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली 3 टाइम्स एंड फॉर्म 8 जाइगोट न्यूक्लियस। माइटोसिस करता है वो जो जाइगोट न्यूक्लियस रहता है, वो माइटोसिस करने के बाद 3 बार माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करने के बाद 8 जाइगोट न्यूक्लियस बना लेते हैं। आप लोग डायग्राम में पूरा का पूरा देखे हो, ये देखने के बाद डायग्राम बना लो, ठीक है, जाके वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देन जो 4 न्यूक्लियस रहते हैं वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे 8 बनने के बाद क्या होंगे, 4 बड़े वाले हो जाएंगे, 4 छोटे वाले ही रह जाएंगे। तो 4 न्यूक्लियस ग्रो टू फॉर्म 4 मैक्रो न्यूक्लियस, मतलब 4 न्यूक्लियस जल्दी जल्दी ग्रो और डेवलपमेंट करेंगे अपने में, और वो मैक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो 4 छोटे वाले रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीजेनरेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस। जाइगोट न्यूक्लियस जो छोटे वाले रहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बचे रहते हैं, वो 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। नाउ रिमेनिंग 3 जाइगोट्स न्यूक्लियस डीजेनरेट एंड ओनली 1 रिमेन सेम एंड इट परफॉर्म माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 जाइगोट माइक्रो न्यूक्लियस। देखो क्या होता है कि जो 4 बड़े वाले बन गए होते हैं तो उनकी तो बात छोड़ दो। 4 बड़े वाले बनने के बाद जो 4 छोटे रह जाते हैं उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख लो डायग्राम में,
4 ये तो बड़े वाले बन गए। 4 बड़े वाले बनने के बाद इनका कुछ नहीं होता, ये 4 बड़े वाले ही रहते हैं। लेकिन ये जो 4 रहते हैं इसमें से 3 क्या होता है, इसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। तो यही कहा गया था यहाँ पे 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाता है, सिर्फ एक ही बचता है। अब जो बचा हुआ एक रहता है ना, उसमें फिर डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 जाइगोट बन जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पे। माइक्रोन्यूक्लियस एक बार, और जो एक बचा हुआ रहता है उसमें एक डिवाइड होता है और फिर वो 2 बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। अब वहीं पे 2 बने हुए रहते हैं तो एक एक चले जाते हैं, ठीक, एक एक चले जाते हैं और एक दूसरे वाले में चला जाएगा और 2 दूसरे वाले में एक दूसरे वाले में चला जाएगा। नाउ 1 इंडिविजुअल डिवाइड इंटू 2 individual that have 1 micronucleus and 2 macronucleus। डायग्राम एक बार और देख लो कि क्या था, एक 2 बनने के बाद एक माइक्रोन्यूक्लियस एक में चला गया, एक माइक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस, फिर दूसरे वाले में एक माइक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस, क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस बड़े वाले न्यूक्लियस 4 थे और छोटे वाले 2 ही थे, तो एक माइक्रोन्यूक्लियस जाएगा और 2 मैक्रोन्यूक्लियस जाएगा। नाउ अगेन माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म इट्स कॉपी। अब देखो दोनों में गए रहेंगे, क्या गए रहेंगे, एक न्यूक्लियस गए रहेंगे ना, तो एक न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेंगे, अपना एक कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद फिर 2 हो गया, फिर ये दोनों अलग अलग सेल्स बना लेते हैं। एट लास्ट सेल डिवीजन विथ 1 माइक्रोन्यूक्लियस एंड 1 मैक्रोन्यूक्लियस। डायग्राम आप लोग एक बार और देख लो ध्यान से। देखो यहाँ पे एक कॉपी, ये 3 डीजनरेट होने के बाद एक बचा था, तो 3 डीजनरेट हुआ था। इसके बाद डीजनरेट होने के बाद ये जो बचा हुआ था अपना एक कॉपी बनाता है। कॉपी बनाने के बाद एक इसमें चला जाता है और एक इसमें चला जाता है। देखो मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है कभी, मैक्रोन्यूक्लियस नहीं डिवाइड होता है। ये 2 इसमें गया है, 2 इसमें गया, ठीक है। अब ये जो क्या करते हैं, 2 हैं तो दोनों 2 तो रहेंगे नहीं, एक रहेंगे बस। तो ये फिर से छोटे वाले फिर से क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 2 बन जाते हैं, तो एक मैक्रोन्यूक्लियस इधर दे देते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस इधर, और दूसरा वाला जो बन रहता है छोटा छोटा इसमें चला जाता है, ठीक। तो यही था कॉन्जुगेशन कंप्लीट, रिप्रोडक्शन हुआ कंप्लीट प्रोटोजोआ में। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप लोग को, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, ठीक। और नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि एमएससी से रिलेटेड हर कुछ यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।